रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनेंद्र कुमार आपके सामने जीके जीएस की क्लास लेके उपस्थित हूं। ये मेरा फर्स्ट डे है जीके जीएस में और यूट्यूब चैनल के इतिहास में। मैं आज से एक छोटी सी क्लास देने की कोशिश करूंगा जो जीके जीएस के बेहतरीन कंटेंट के साथ आएगी। मैं भी आप में से एक हूं, आप सभी दोस्त हैं और मैं चाहता हूं कि सभी दोस्तों के लिए मेरी तरफ से जितना एफर्ट्स हो सकता है उतना मैं आपके लिए कोशिश करूंगा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री के बारे में। जीके जीएस के 3 पोर्शन होते हैं। पहला है जैसे अपना हिस्ट्री, सेकंड है अपना पॉलिटी और नंबर 3 है अपना जियोग्राफी। हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी, ये 3 पोर्शन है अपने। इन तीनों पोर्शन में हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग करेंगे और सबसे पहले हम लेके चलेंगे अपने इतिहास को। इतिहास क्या है, कहां से शुरुआत हुई इतिहास की, और इतिहास के बारे में कौन कौन से मेन फैक्ट हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। बात करेंगे हम भारतीय इतिहास की। इंडियन हिस्ट्री, जो भारतीय इतिहास है अपना, वो काफी प्राचीन इतिहास है, नया इतिहास नहीं है, जैसा कि आप सभी को भी पता है। और अपना जो भारतवर्ष है ये भारत की भूमि है और आर्यों की भूमि है। जो अपना भारतीय इतिहास है ये जो है 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, देखते हैं। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल। ये जो अपना प्रागैतिहासिक काल है इसके भी 3 भाग हैं। नंबर 1 है अपना प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल और नंबर 3 है अपना नवपाषाण काल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल कौन सा होता है? ऐसा काल जिसकी हमें कोई लिखित जानकारी नहीं होती है, कोई इसका रिटन डॉक्यूमेंट्स प्राप्त नहीं होता है,
वो प्रागैतिहासिक काल को कहलाता है। इस काल में हम केवल अपने फैक्ट के आधार पर बात करते हैं, जैसे कि फैक्ट क्या होता है, धर्म ग्रंथ वगैरह हुए अपने, इसके अलावा कोई मोन्यूमेंट्स हुई एशियंट, या इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जिनसे हमने इनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है अपना, इसका जो समय है 3 अवधि में तीनों बटे हुए हैं। ये 25 लाख ईसा पूर्व से ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। अगला अपना जो मध्य पाषाण काल है, ये 10,000 ईसा पूर्व से है, ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक, पूर्व तक। और जो अपना नवपाषाण काल है, इसका समय है 6,000 ईसा पूर्व से पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक, 1,000 ईसा पूर्व तक, ये इसका समय है। इस समय को आप नोट कर सकते हैं। आप एक रजिस्टर लीजिए और रजिस्टर में साथ ही साथ इसको नोट करते चलिए, क्योंकि नोट करते चलेंगे तो आपके बेहतरीन एक नोट्स बन जाएंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। मैं आपको जीके जीएस में वो सारी चीजें कंप्लीट कराऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, या आपका ज्योग्राफी हो, इन तीनों में क्रमवार स्टेप बाय स्टेप सारा बेहतरीन कंटेंट के साथ में लेकर के चलूंगा। मेरा एक्सपीरियंस काफी है, लेकिन YouTube की दुनिया में मैं पहली बार आया हूं, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। लेकिन ये पक्का आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि क्वालिटी और कंटेंट में आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। जो भी चीजें मैं दूंगा एकदम ऑथेंटिक, परफेक्ट और सरल और सहज भाषा में बताऊंगा। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल की। इसकी आपने कॉपी कर ली होगी, मैं इसको इरेज कर देता हूं। बात चल रही है प्रागैतिहासिक काल, जिसका समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। अब जो प्रागैतिहासिक काल है अपना, ये भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिए लिख सकते हैं हम, इसमें नोट्स बना सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांट सकते हैं। बांट मतलब डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम तीन भागों में, सॉरी, 3 भागों में
डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? नंबर 1 प्रापाषाण काल, नंबर 2 मध्यपाषाण काल, एंड नंबर 3 नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक का जो काल है इसके 3 पार्ट हैं, प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ये आप देख लीजिए। इनमें से हम शुरुआत करेंगे नंबर 1 इसकी प्रापाषाण काल की। पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिए। चलिए देखिए, नंबर 1 है आपका प्रापाषाण काल। प्रापाषाण काल जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 3 भाग वो? देखिए, नंबर 1 है निम्न प्रापाषाण काल, निम्न प्रापाषाण काल। दूसरा है मध्य प्रापाषाण काल, काल। ये चीजें तो आपको पहले लिखाई थी, वैसे इनके बारे में बता भी दिया था, पर मैंने एक बार फिर रिपीट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा है आपका उच्च प्रापाषाण काल, उच्च प्रापाषाण काल। ये 3 प्रापाषाण काल के भाग हैं जिनको 3 में बांटा गया है। नंबर 1 निम्न प्रापाषाण काल, नंबर 2 मध्य प्रापाषाण काल और तीसरा उच्च प्रापाषाण काल। इसके अलावा हम बात करेंगे निम्न प्रापाषाण काल की। देखिए, ये जो निम्न प्रापाषाण काल है, बाकी मैं साफ कर देता हूं, आपको बताइए कि हमें जगह कम होती है। ऊपर से आपने कॉपी कर ही लिया हुआ, इसको मैं ऊपर से इरेज कर देता हूं, देख लीजिए। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी साथ में लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं। बात करेंगे निम्न प्रापाषाण काल की। इनको भी इरेज कर देता हूं, एक सेकेंड। यस, देखिए बात चल रही है निम्न प्रापाषाण काल की। डालता हूं यहां पर, देखिए नंबर 1 निम्न प्रापाषाण काल।
यह काल अधिकांशतः हिमयुग में ही गया था और इसमें ज्यादा कुछ विकास नहीं हुआ था। केवल इसमें कुल्हाड़ी का जो गणासा हम बोलते हैं, चापर वगैरह, उसका लोगों ने मतलब जो है जानकारी हासिल कर ली थी मानवों ने। आप लिख लीजिए इसको। यह काल अधिकांशतः युग में बीता। यह काल अधिकांशतः यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम हिम युग में बीता। इस काल में कुल्हाड़ी गंडक का प्रयोग हुआ था। इस युग में कुल्हाड़ी, जिसको आप गंडक या गणासा भी बोलते हैं, गणासा, गंडासा का प्रयोग हुआ। इस समय क्या था, इस समय जो मानव था वो गंगा यमुना और जो सिंधु घाटी का जो कछारी क्षेत्र था उसमें नहीं बसा था, तो उसको कृषि की भी कम नॉलेज थी, खेती बाड़ी का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं था। ये मान लीजिए आप, एक तरह से नॉलेज कम नहीं, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र में बसे ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था मैदानी क्षेत्र कैसा होता है। तो जब मैदानी क्षेत्र में है ही नहीं तो खेती का नॉलेज कहां से होगा। चलिए इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जितने भी पॉइंट हैं वो सारे मैं फैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूं। इस समय मानव को, इस समय मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे मध्य प्रापाषाण काल की। सेकंड है अपना मध्य प्रापाषाण काल। इस मध्य प्रापाषाण काल में थोड़ा सा ज्ञान हो चुका था उनको, जैसे कि चंद्र का, चापर, और इनके अलावा और भी एक दो उपकरण थे, छिद्रक वगैरह, इनका नॉलेज हो चुका था और यूज करने लगे थे। लिख लेते हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इस काल के उपकरणों में, इस काल के उपकरणों में चापर ब्लेड, चापर ब्लेड, बोधक चंद्र का,
बोधक चंद्र का स्क्रैपर कॉमा स्क्रैपर एवं छिद्रक है एवं छिद्रक है। फलों की अधिकता के कारण, इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से, आपने कॉपी कर लिया होगा। फलों की अधिकता के कारण इसमें फलकों की अधिकता के कारण मध्य प्रापाषाण काल को मध्य प्रापाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिए, फलक संस्कृति भी कहा जाता है। मैंने आपको 2 पॉइंट क्लियर करा दिए हैं। बात चल रही थी अपनी निम्न प्रापाषाण काल की, फर्स्ट वाले की। उसमें बताया था मैंने कि यह काल जो है मैक्सिमम हिमयुग में ही बीता था और इस युग में कुल्हाड़ी, गंडक, गंडासाजों का इसका प्रयोग हुआ था। इसके अलावा इस समय मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। क्यों नहीं था? मैंने आपको बताया था कि क्योंकि जो गंगा यमुना का क्षेत्र था, दोआब क्षेत्र था उसमें, और जो सिंधु सभ्यता का जो कछारी क्षेत्र था उसमें मानव जो है बसे नहीं थे उस समय तक, मतलब इस समय तक बसे नहीं थे। और जब बसे नहीं थे तो उन्हें कृषि का भी ज्ञान नहीं था, कोई बोध नहीं था। अब बात करते हैं हम मध्य पाषाण प्रापाषाण काल की। इस काल के उपकरणों में चापर, ब्लेड, बोधक चंद्रिका, चंद्रिका मतलब बोल सकते, चंद्रिका बोल सकते हैं इसको, क्योंकि चंद्रिका जो होती है ना, चंद्रिका, एक सेकंड, चांद्रिका जिसे तलवार वगैरह होती है उस तरीके से होती है चांद्रिका, स्क्रैपर एवं छिद्रक, इन सब का जो है यूज स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा जो फलक बोले तो ब्लेड टाइप के, चापले टाइप के, उनकी अधिकता के कारण क्या है, मध्य प्रापाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। अगला था उच्च प्रापाषाण काल, 3rd पॉइंट मैं ऊपर से एज कर देता हूं, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो आप 1 सेकंड कर लीजिए। चलिए, आप कॉपी जो है साथ साथ करते चलिए, उतारते चलिए, फिर ये क्या है, पीछे रह जाएगा, फिर आप उतार नहीं पाएंगे ना कॉपी कर पाएंगे। और ये जो चीजें मैं आपको लिखा रहा हूं क्रमवार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्ट लिखा रहा हूं, नहीं तो पढ़ने के लिए तो हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना, हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना है। हमें सिर्फ वही चीज पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला है उच्च
प्रापाषाण काल, थर्ड पॉइंट, उच्च प्रापाषाण काल। देखिए इसके बारे में, इस उच्च प्रापाषाण काल में जो आधुनिक मानव है, होमो सैपियंस जिसको बोलते हैं, उसका उदय हो चुका था। लिख लीजिए इस फैक्ट को। इस काल में आधुनिक प्रारूप, आधुनिक प्रारूप के मानव जिसको हम बोल सकते हैं होमो सैपियंस, होमो सेपियंस, सेपियंस का उदय हुआ था, का उदय हुआ। क्लियर। अगला फैक्ट है इसका, इस काल के मानवों की गुफाएं भीमबेटका से मिली थी। ये जो मानव है ना, ये जो होमो सैपियंस आधुनिक मानव है, इनकी जो इनसे संबंधित जो फैक्ट है वो कहां मिले थे? भीमबेटका गुफाओं में, जो कहां पर है? एमपी के अंदर है भीमबेटका गुफाएं। कि महाराष्ट्र के अंदर, कंफर्म कर लेना एक बार। देखिए इस काल के मानवों की गुफाएं, इस काल के मानवों की गुफाएं भीमबेटका से प्राप्त हुई है। भीम बेटका से प्राप्त हुई है। इसके अलावा अब इसमें क्या है, ये जो मानव थे, इनकी गुफाएं भी भीमबेटका से प्राप्त हुई हैं। इनमें बहुत सारी कई प्रकार की जो है चित्रकारी देखने को मिलती है वहां पर भीमबेटका के अंदर। ये भीमबेटका जो है एमपी में ही पड़ती है। और आगे देखिए इसमें एक फैक्टर है, जो भीमबेटका है, इनकी जो गुफाएं हैं उनकी खोज 1958 ईस्वी में बीएस वाकंगर नाम के व्यक्ति से उन्होंने की थी। देख लीजिए इस फैक्ट को, काम आएगा। भीमबेटका, भीमबेटका गुफा की खोज, गुफा की खोज 1958 ईस्वी, 1958 ईस्वी में वीएस वाकलकर ने की थी। इसको मैं साफ कर देता हूं। की थी, ठीक है। ये अपने 3 पॉइंट हो जाते हैं, निम्न प्रापाषाण काल, मध्य प्रापाषाण काल और ये उच्च प्रापाषाण काल। इस काल में जो आधुनिक प्रारूप के मानव जो है होमो सैपियंस, उसका उदय हुआ। कि कौन से काल में हुआ? वो
उच्च प्रापाषाण काल के अंदर। इसके अलावा इस काल के मानवों की गुफाएं जो है भीमबेटका से प्राप्त हुई है, जिनसे हमें मालूम पड़ता है भीमबेटका गुफा की जो है, गुफा की जो खोज हुई है वो 1958 ईस्वी में बीएस वाकड़कर ने की थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी ये फैक्ट हैं, क्योंकि हम बात चल रही है प्रागैतिहासिक काल की, प्री हिस्टोरियन पीरियड की, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मॉन्यूमेंट्स है उनके बेस से, धर्मग्रंथ तो थे ही नहीं उस समय, लेकिन हिस्ट्री की जानकारी मिलती है हमें धर्मग्रंथों से तो पूरी, जैसे कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनके अलावा और भी हैं, अपने जैन साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य हैं, उन सब से इस्लाम धर्म के बारे में भी सारी जानकारी मिलती है, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन जो अपना प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसकी नॉलेज हमें सिर्फ और सिर्फ कहां से प्राप्त होती है, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह या अवशेष खुदाई में प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, हमें उनसे जानकारी मिलती है। जैसे यहां पर जो है अपना ये सारे फैक्ट जो मिले हैं, जैसे भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये कहां पर है, एमपी के अंदर है, तो क्या ये गुफाओं से प्राप्त हुए साक्ष्य। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक फैक्ट और है, जो लौदा नाला है, लौदा नाला, लौदा नाला कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिलन घाटी के अंदर, वहां से क्या है, हड्डी से बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, मूर्तियां, हड्डी से बनी हुई मूर्तियां भी जो है प्राप्त हुई हैं। आप इसको लिखना चाहो लिख लो, भी कोई जरूरत नहीं है, याद रख लेना बस, जो लोहन लोहन लोहदा नाला है, सॉरी लोहदा नाला है, जो बिलन घाटी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से क्या है, हड्डी की बनी हुई मूर्ति जो है प्राप्त हुई है। और जो और भी सारे फैक्ट हैं उनमें हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये भी बात चल रही थी हमारी किसकी, ये बात चल रही थी हमारी मेनली प्रापाषाण काल की, 25 लाख ईसा पूर्व से जो 10,000 तक था। अब बात करेंगे हम मध्यपाषाण काल की। ये मैं रेस कर देता हूं, ये भी आपने लिख लिया होगा, या आप लिख लीजिए, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप कॉपी कर लीजिए। लिख लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। पाषाण काल मैं बताया था, इसकी जो समय अवधि थी वो कितनी थी, 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक। कितनी थी, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। देखिए, तो बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। ये मध्यपाषाण काल कौन सा काल है, ये काल है नवपाषाण काल और प्रापाषाण काल, इन दोनों के जो बीच का समय था उसका इन दोनों का सम्मिश्रण है। प्रापाषाण काल और नवपाषाण काल, इन दोनों का जो सम्मिश्रण है, उसकी मतलब जो विशेषता दिखाता है ये मध्यपाषाण काल। लिख लीजिए शब्द को आप, इसका यह काल लिखिए, नंबर 1 फैक्ट, यह काल प्रापाषाण काल, पाषाण काल और
अभी वॉइस थोड़ी साफ नहीं आ रही होगी क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है। यह काल प्रापाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों की सम्मिश्रण सम्मिश्रित विशेषता बताता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको। यह काल जो है मध्यपाषाण काल है और यह काल जो प्रापाषाण काल और नवपाषाण काल जो दोनों की सम्मिश्रित जो है विशेषता बताता है। यानी हम कह सकते हैं एक मिक्सिंग जो फीचर्स हैं वो इसमें प्राप्त होते हैं। ये मतलब प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। कौन सा काल? मध्यपाषाण काल। आगे इसमें लिखिए आप, इस काल में लोग जो है शिकार करके मछली पकड़ मतलब शिकार करके मछली पकड़ते थे और भी इसके अलावा खाद्य वस्तुएं जो है इकट्ठा करते थे और सभी को इकट्ठा करके अपना पेट भरते थे। किस काल में? इसमें मध्यपाषाण काल के अंदर। इसको भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लिखिए, इस काल में लोग शिकार करके मछली पकड़कर मछली पकड़कर खाद्य वस्तुएं बटोरकर बटोरकर पेट भरते थे। क्या करते थे? पेट भरते थे। आगे देखिए, इस काल में पत्थरों के लघु औजार बनाए जाते थे। अब इस काल में एक चीज और थी, जो स्टोन्स होते थे पत्थर, उनके छोटे छोटे लघु जो है उपकरण औजार बनाया जाना सीख गए थे। लिख लीजिए आप, इस काल में पत्थरों के लघु औजार बनाए जाते थे। ये कन्फर्म है इतना। एक चीज और थी इसमें, ये जो अपना मध्यपाषाण काल है, मेडल पीरियड बोल सकते हैं इसको। मध्यपाषाण काल में, मीसोलिथिक पीरियड में जो प्रक्षेपास्त्र तकनीक थी, यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसका आविष्कार भी हो चुका था। उसकी भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। देखिए कैसे, इस फैक्ट को भी आप लिख लीजिए, इंपोर्टेंट है। इस युग में प्रक्षेपास्त्र तकनीक या हम बोल सकते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी
का विकास हुआ, का विकास हुआ। इसके अलावा एक फैक्टर है इसमें, इस तकनीक से आगे चल के क्या हुआ, इस तकनीक से आगे चलकर तीर कमान का विकास हुआ। ये देख लीजिए, मतलब जो है ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें मध्य पाषाण काल में जो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक का समय है, इसमें काफी जो है नए नए जो है विकास हुए हैं, डेवलपमेंट किए हुए हैं। जैसे कि प्रापाषाण काल, जो प्रापाषाण काल है वाला अपना, इसमें नवपाषाण काल, इन दोनों का मिश्रण विशेषता बताता है, सम्मिश्रित वाली। और दूसरी चीज क्या है, इसमें लोग शिकार करके मछली पकड़कर खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरना सीख गए थे। इसके अलावा इस काल में पत्थरों के लघु औजार बनाए जाते थे, जिससे कि लोगों को नॉलेज हो गई थी कि किस तरह से हमें शिकार पकड़ना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज और थी इसमें, विशेष फैक्ट था कि जो लोग थे ना, उनको शिकार एक मनोरंजन का साधन मिल गया था, और शिकार को वो भोजन के लिए तो करते थे हंटिंग, इसके अलावा वो एक अपने मनोरंजन के लिए भी करते थे। जैसे आजकल हम करते हैं, सुनते हैं कुछ भी गाने वगैरह या मूवीज देखते हैं, ऐसे उन्होंने इसको अपना एक मनोरंजन बना लिया था। इसके अलावा इस काल में पत्थरों के लघु औजार बनाए जाने लगे थे, और इस युग में प्रक्षेपास्त्र तकनीक जो थी, मिसाइल टेक्निक्स की जो टेक्निक्स थी, उसका भी विकास हुआ था। और इसके अलावा इस तकनीक से आगे चलकर जो तीर कमान का विकास हुआ। तो तीर कमान जब स्टार्ट हो गए तो वो बड़ी आसानी से किसी भी जानवर को जो है दूर से मार सकते थे, उसका शिकार कर सकते थे। इसके अलावा एक लास्ट फैक्टर है इंपोर्टेंट, वो भी मैं आपको लिखा देता हूं, ऊपर से आपने कॉपी कर लिया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसी का, मध्य पाषाण काल का, लिख लीजिए इस पॉइंट डाल के। इस काल में आग की खोज भी हुई। देखिए दोस्तों, मैंने आपको आज लमसम 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं प्रागैतिहासिक काल के, और कल हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जैसे कि बहुत सारा टॉपिक्स है, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ था, और इसके अलावा भी और काफी चीजें हैं, उनकी जानकारी हासिल करेंगे। तो आज के लिए काफी है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी फैक्ट हैं, क्योंकि हिस्ट्री है ये, और हिस्ट्री इतिहास में क्या है, लिखने आना पड़ता है। अगर लिखने में आप थोड़ा आलस नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको जो फैक्ट लिखाऊंगा, आप एक जो नोट्स बनाएंगे अपने, उन नोट्सों से ही आपका पेपर हो जाएगा। सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। किस चीज का? वो क्वेश्चन जो जीके जीएस में से फंसेगा, जो हिस्ट्री में से आएगा। भाई मैं करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा, करंट अफेयर एक अलग विषय है, लेकिन जो अपनी हिस्ट्री है, चाहे वो प्राचीन हिस्ट्री हो, चाहे नवीन का कोई मामला हो, न्यू हो, आधुनिक काल का, या मध्यकाल का कोई मामला हो, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपको एक ही काम करना है कि पेन और कॉपी लेके जब भी आपको टाइम मिले इस वीडियो को देखना है, और अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो आपको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना है, जिससे कि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट छांट के ढूंढ के लेके आता रहूं।
इसके आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।